नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कुमार और आप सभी का एक बार फिर से जॉब जील पे स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने संख्या पद्धति पढ़ी थी और संख्या पद्धति के प्रचलित प्रकारों को देखा था और कुछ चीज़ें रह गई थी, तो उसको आज की क्लास में देखते हैं। जैसे 10 लाख को ही हम इंग्लिश में 1 मिलियन बोलते हैं और 1000 मिलियन मिलकर 1 बिलियन बनाता है। 1000 बिलियन बनकर 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन बनाता है और 1000 ट्रिलियन मिलकर 1 क्वाड्रिलियन बनाता है। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 पर पावर 6। 1 बिलियन में 9 शून्य होते हैं। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं और 1 क्वाड्रिलियन में 15 जीरो होते हैं। अब कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि 1 बिलियन में 1 बिलियन बराबर कितना करोड़ है। तो जो पूछा जाए और जिससे पूछा जाए उसे अंश में रखिए भिन्न के। 1 बिलियन में 10 पर पावर 9 और जो पूछा जाए करोड़ पूछा जा रहा है 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 10 पर पावर 7 से भाग दे दीजिए। 10 पर पावर 2 यानी 100 करोड़। 1 बिलियन में 100 करोड़ होंगे। अब यहाँ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 अरब में कितने मिलियन होते हैं, तो हम लोग लिखते हैं फिर से। एक अरब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 10 करोड़ अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब। और 1 अरब में कितना मिलियन? मिलियन में 6 जीरो होता है। 1 2 3 4 5 6। 6 जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए, बच गया 1000। तो 1 अरब में 1000 मिलियन होते हैं। जैसे 1 महाशंख में कितने क्वाड्रिलियन होते हैं? तो हमें पता है कि महाशंख में शून्यों की संख्या 19 होती है, तो हम लोग 10 पर पावर 19 में, और क्वाड्रिलियन में शून्यों की संख्या 15 होती है, 10 पर पावर 15 से भाग दे देते हैं, तो आ गया 10 पर पावर 4 यानी 10,000। यानी 1 महाशंख में 10,000 क्वाड्रिलियन होते हैं। अब हम लोग द्विआधारी या बाइनरी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं द्विआधारी या बाइनरी संख्या पद्धति क्या होता है। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते थे 0 से लेकर 9 तक। उसी तरह बाइनरी संख्या पद्धति में सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 1 और 0 और 1, और इन्हीं दोनों को अलग अलग तरह से व्यवस्थित करके सारी संख्याएं लिखी जाती हैं। तो आइए देखते हैं। इस संख्या पद्धति में केवल 2 अंक या 2 संकेत भी बोल सकते हैं हम लोग होते हैं, 0 और 1, जिस कारण इसका आधार 2 होता है। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में आधार 10 होता था क्योंकि उसमें 10 अंक होते थे, उसी तरह इसमें आधार 2 होता है, इसलिए इसे द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इन्हीं 2 अंकों को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करके सारी संख्याएं लिखी जाती हैं। बाइनरी संख्या पद्धति का आधार 2 होने के कारण बाइनरी बिंदु के, जैसे दशमलव संख्या पद्धति में हम लोग दशमलव बिंदु बोलते हैं, उसी तरह बाइनरी संख्या पद्धति में हम लोग
बाइनरी बिंदु का उपयोग करेंगे। और फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल बिंदु और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल पॉइंट। तो इसी तरह से बाइनरी बिंदु के बाईं ओर प्रत्येक बीट का स्थान 2 की घात ब्रैकेट में लिखे हैं पूर्ण संख्या में बढ़ता है। पूर्ण संख्या में बढ़ने का मतलब, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 0 1 बाइनरी बिंदु 1 1 और आधार 2 दे देते हैं। इसका मतलब है ये 101.11 नहीं है। इसका स्थानीय मान ज्ञात करके उनको आपस में जोड़ने से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी संख्या है, क्योंकि हम लोग बाइनरी को नहीं पहचानते हैं, हम लोग दशमलव संख्या पद्धति को पहचानते हैं। तो बीट का अर्थ क्या है? ये एक, ये बीट है, ये 0, ये भी एक बीट है, और ये एक, ये भी एक बीट है। ये सभी एक बीट है, और ये जिस स्थान पे है वो बीट का स्थान। तो दशमलव बिंदु के बाईं ओर 2 के पूर्ण संख्या, 2 के घात पूर्ण संख्या में प्रत्येक बीट का स्थान बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, ये पूर्ण संख्या है। 0 1 2 0 सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। एक जगह और यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक का प्रयोग किया गया। ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। -1 -2 -3 इसी तरह इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट, ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक। आगे हम लोग संख्या के प्रकार में इसे देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो प्रत्येक बीट का स्थान 2 की घात पूर्ण संख्या में बढ़ता है तथा बाइनरी बिंदु के दाईं ओर, ये बाइनरी बिंदु है, ये है बाइनरी बिंदु, बाइनरी बिंदु के दाईं ओर, राइट साइड, बाइनरी बिंदु के दाईं ओर प्रत्येक बीट का स्थान 2 के घात, लेकिन घात कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, उसमें घटता है प्रत्येक बीट का स्थान। तो ये है इसका स्थान 2 पर पावर -1, 2 पर पावर -2। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में आधार 10 था, तो 10 पर पावर 0, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2। उसी तरह यहाँ पे आधार 2 है, तो यहाँ 2 को लेकर हम लोग चलेंगे, घटता जाता है, जिसे उसके संगत बीट से गुना करने पर प्रत्येक बीट का स्थानीय मान प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग इसका स्थानीय मान देखते हैं और साथ साथ में एक दशमलव संख्या पद्धति भी लिखते हैं, उसका भी स्थानीय मान देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले इसका स्थानीय मान देखना, एक प्रत्येक संगत बीट, जैसे ये इसका इस बीट का स्थान ये है और यहाँ पे बीट कौन सा है? 1 है। इसके संगत बीट से इसको गुना करेंगे। 1 गुना 2 पर पावर 2, 4 गुना 1 बराबर 4। देखिए इसका स्थानीय मान 4 निकला, इसका स्थानीय मान 4 है। फिर 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर तो वो 0 ही रह जाएगा, 0। फिर इसका स्थानीय मान देखते हैं इस बीट का, 1 गुना 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहने से उसका मान 1 हो जाता है। 1 गुना 1 बराबर 1, तो इसका स्थानीय मान क्या आया? 1 आया। अब इसका स्थानीय मान देखते हैं, 1 गुना 2 पर पावर -2 बराबर 1 गुना 1/2 पर पावर 2।
कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया। देखिए, मान लीजिए a पर पावर -n, तो हम इसमें एक से किसी भी संख्या को गुना करने पर वो संख्या नहीं बदलती, तो हम इसमें 1 से गुना कर सकते हैं। फिर a पर पावर -1 गुना 1 के बदले में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a पर पावर n बटा a पर पावर n, क्योंकि ये आपस में कट के फिर एक ही हो जाएगा। अगर हम देखें ऊपर वाले को गुना करें तो आधार समान रहने पर पावर आपस में जुड़ जाते हैं, और -n और n को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। a पर पावर 0 और 1 गुना a पर पावर n, इसका वैल्यू हो गया 1, और ये a पर पावर n। तो देखिए a पर पावर -n का मान क्या निकला, 1 बटा a पर पावर n। इसी तरह हम लोग लिखते हैं 1 गुना 2 पर पावर -1 था, तो इसको 1 बटा 2 पर पावर 2 कर दी। अब 1 गुना 2 पर 1 बटा 2 पर पावर 2, 1 गुना 1 बटा 4, 1 बटा 4, 1 बटे 4 को जब दशमलव में बदलिएगा 0.25। इसको भी हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। जैसे 1 बटे 4 है, 1 बटे 4, इसमें हम 25 से गुना ऊपर भी कर देंगे, 25 से गुना नीचे भी कर देंगे। ऊपर तो 25 आ गया, नीचे 100 आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए। अब हम लोग इसका स्थानीय मान देखते हैं। 1 गुना 2 पर पावर -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 1 बटा 2 पर पावर 1, यानी 1 गुना 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। इसको दशमलव में बदल दीजिए 0.5। अब अगर हम इनके स्थानीय मान को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये रियल में कौन सी संख्या थी। इनको आपस में जोड़ के देखिए, 4, 0, 1, कितने हुए 5, और इनको आपस में जोड़ के देखिए 0.75। यानी अगर हम इसको दशमलव संख्या पद्धति में ये जानना चाहें कि दशमलव संख्या पद्धति में ये कौन सी संख्या थी, तो क्या आ गया हमारा आंसर, 5.75। लेकिन इसका आधार कितना होगा, 10 होगा। जैसे बाइनरी संख्या पद्धति में आधार 2 होता है, वैसे दशमलव संख्या पद्धति में आधार 10 होता है। तो हम लोगों ने देखा कि बाइनरी संख्या पद्धति क्या है, और फिर बाइनरी संख्या पद्धति में अंकों का स्थानीय मान देखा। तो आइए अब हम लोग एक नोट देखते हैं। वैसे तो कंप्यूटर अलग अलग संख्या पद्धति में डेटा को निरूपित करता है, मतलब हम लोगों को दिखाता है। जो हम लोग इनपुट देते हैं तो आउटपुट वो किसी भी संख्या पद्धति में देता है, पर उसका वर्क जो होता है ना, वो बाइनरी भाषा, बाइनरी लैंग्वेज में ही होता है। लेकिन आंतरिक रूप से वह किसी कार्य को करने के लिए बाइनरी भाषा का ही प्रयोग करता है। कंप्यूटर संख्या प्रणाली में 0 का अर्थ ऑफ और 1 का अर्थ ऑन से लगाया जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि दशमलव संख्या पद्धति में पूर्णांक वाला सेक्शन जो था और फिर भिन्नांक वाला सेक्शन जो था, उनका बाइनरी में रूपांतरण देखेंगे। बाइनरी में उसको बदलने का तरीका देखने वाले। तो आइए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दशमलव संख्या पद्धति के पूर्णांकीय भाग का बाइनरी में परिवर्तन।
आप लोग 3 बातों को ध्यान में रख के इसे आसानी से कर सकते हैं। पहला, बाइनरी संख्या के आधार 2 से दशमलव संख्या पद्धति में जो पूर्णांक दिया हुआ रहेगा उसमें भाग देते हैं। इसमें जो शेषफल आता है उसे दाएं लिख देते हैं। दाएं लिखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, बाएं भी लिख सकते हैं। उसे दाएं लिख देते हैं तथा जो भागफल आता है उसमें फिर 2 से भाग देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि भागफल शून्य ना आ जाए, जब तक कि भागफल शून्य ना आ जाए। तीसरा, प्राप्त शेषफल को नीचे से ऊपर के क्रम में लिख लिया जाता है और जो नीचे से ऊपर के क्रम में हम लोग लिखते हैं यही शेषफल दिए गए दशमलव संख्या पद्धति में जो पूर्णांक है उसके बराबर बाइनरी संख्या होती है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, उसके बाद ये भाषा याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में 100 है, इसको बाइनरी में बदलना है। इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे 100। इसमें सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 50 भागफल आया और शेष 0 आया। फिर 50 में 2 से भाग देंगे, 25 भागफल आया और शेष 0 आया। फिर 2 से हम 25 में भाग देंगे, 12 भागफल आया और फिर शेष 1 आया। फिर 12 में 2 से भाग देंगे, 6 भागफल आया और शेष 0 आया। फिर 6 में हम 2 से भाग देंगे, भागफल 3 आया और शेष 0 आया। फिर 3 में हम 2 से भाग देंगे, भागफल 1 आया और शेष भी 1 आया। फिर 1 में 2 से भाग देंगे, भागफल 0 आया और शेष 1 आया। जब भागफल 0 आ जाए तो वहाँ हम प्रक्रिया को रोक देते हैं और इस शेषफल को हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पूर्णांकीय भाग में हम इंटीजर पार्ट को जब हम बाइनरी में बदलेंगे तो शेष को हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। अब इसका समतुल्य बाइनरी ढूंढना है तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव में दिया हुआ है, इसका आधार 10 है, बाइनरी में बदलना था नीचे से ऊपर के क्रम में 1, फिर 1, 0 0 1 0 0 और यहाँ पे आधार 2 लगा दीजिए। ये दोनों संख्याएं बराबर, ये बाइनरी है और ये दशमलव संख्या पद्धति। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दशमलव संख्या पद्धति में जो भिन्नांकीय भाग है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका बाइनरी में परिवर्तन कैसे करते हैं। जो फ्रैक्शनल पार्ट है, दशमलव बिंदु के बाद वाला भाग, उसको 2 से गुना करते हैं, प्राप्त पूर्णांक को दाएं लिख देते हैं तथा भिन्नांक को फिर 2 से गुना करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक फ्रैक्शनल पार्ट हमारा समाप्त ना हो जाए। फिर लास्ट में प्राप्त पूर्णांकों को बाइनरी बिंदु के बाद ऊपर से नीचे के क्रम में लिखते हैं। जैसे पूर्णांकीय भाग को जब हम लोग बदले थे तो उसमें नीचे से ऊपर के क्रम में लिखे थे हम लोग शेषफल को, और इसमें जो पूर्णांक प्राप्त होगा उसको ऊपर से नीचे की क्रम में। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने के लिए मिल सकता है।
इसका आधार 10 दे देगा। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल देकर इसका आधार 2 दे देगा और बताएगा तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या था कि दिए गए भिन्नांक को 2 से गुना करते हैं। तो जो भिन्नांक है उसको लिखते हैं, इसको 2 से गुना करिए। अब देखिए यहाँ पे एक पूर्णांक प्राप्त हो गया है, एक। तो इधर पूर्णांक को हम लोग राइट में लिख लेते हैं। यहाँ पूर्णांक बराबर क्या है, पूर्णांक बराबर 1। फिर भिन्नांक के पार्ट को लेकर आगे चलेंगे। 0.50, तो 0.5 सिर्फ लिख सकते हैं, 0.5। इसको फिर 2 से गुना करेंगे, 1.0। अब पॉइंट के बाद, दशमलव बिंदु के बाद शून्यों का कोई वैल्यू नहीं रहता अगर आगे कोई अंक ना हो तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट हमारा समाप्त हो गया। अब पूर्णांक को फिर से लिख दीजिए। यहाँ पूर्णांक, यहाँ भी पूर्णांक आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.75। अगर दशमलव संख्या पद्धति में है, इसका बाइनरी में परिवर्तन करेंगे तो 0 बाइनरी बिंदु 1 ये ऊपर से नीचे के क्रम में होगा। पहले ये 1, फिर ये 1, और इसका आधार होगा 2। तो चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब जैसे है 0.375, ये दशमलव संख्या पद्धति में आधार 10 है, को बाइनरी में बदलें। तो सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे हम लोग। पहले भिन्नांकीय भाग को लिख लेंगे, उसमें 2 से गुना करेंगे। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15 का 5 बचा 1, 2 तिया 6, 1 7। 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव बिंदु लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे पूर्णांक तो 0 प्राप्त हुआ है, इधर हम लोग पूर्णांक लिख देते हैं 0। अब फिर भिन्नांकीय भाग में फिर 2 से गुना करेंगे। भिन्नांकीय भाग 0.75 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। तो 0.75 को लेकर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले भी यही आया था, 2 से गुना करते हैं 1.50। यहाँ पे पूर्णांक हमारा प्राप्त हुआ 1, फिर से 1 ही प्राप्त होने वाला है। फिर 0.5 को हम लोग 2 से गुना करते हैं, 1 आया। अब जो है भिन्नांक वाला भाग खत्म हो गया, फिर से पूर्णांक 1 आया। अब फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे के क्रम में लिखना है, पहले 0, फिर 1, फिर 1। तो इसका समतुल्य बाइनरी देखते हैं क्या होगा। 0.375 375, इसका आधार 10 है क्योंकि ये दशमलव संख्या पद्धति में है। अब इसका बाइनरी में करते हैं हम लोग 0 1, पहले बाइनरी बिंदु दे देते हैं, ये बाइनरी बिंदु, बाइनरी पॉइंट 0 1 1, इसका आधार हम लोग 2 दे देते हैं। तो इस तरह से आप लोग बाइनरी में बदल सकते हैं, चाहे पूर्णांक हो या भिन्नांक हो।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बाइनरी संख्या पद्धति में चाहे पूर्णांक हो या भिन्नांक हो, कुछ भी हो, उसको अगर दशमलव संख्या पद्धति में बदलना है तो बाइनरी संख्या पद्धति से दशमलव संख्या पद्धति में बदलने के लिए प्रत्येक बीट के स्थानीय मान को आपस में जोड़ दें और इसमें कुछ नहीं करना। ये अब हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जैसे ये बाइनरी का एक संख्या है 111, बाइनरी बिंदु 11, इसको दशमलव संख्या पद्धति में बदलना। तो अभी हम लोगों को पता नहीं है ये है कौन सा संख्या। इसको दशमलव संख्या पद्धति में बदलने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक बीट के स्थानीय मान को आपस में सिर्फ जोड़ देते हैं। तो चलिए प्रत्येक बीट के स्थानीय मान को आपस में जोड़कर देखते हैं। 1 1 1, बाइनरी बिंदु 1 1, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर -1, 2 पर पावर -2। इसका स्थानीय मान, इस 1 को इससे गुना कर दीजिए। 1 गुना 2 पर पावर -2, हम लोगों ने इसे पहले भी देखा था। 1 गुना 1/2 पर पावर 2 बराबर 1/4 बराबर 0.2। इसका स्थानीय मान देखते हैं इस 1 का। 1 गुना 2 पर पावर -1 बराबर 1 गुना 1/2 बराबर 1/2 बराबर 0.5। अब इसका स्थानीय मान हम लोग देखते हैं। इसको इधर लिख लेते हैं। 1 गुना 2 पर पावर 2, 1 गुना 2 पर पावर 2, ये इधर लिख लेते हैं। 1 गुना 2 पर पावर 2 बराबर 1 गुना 4 बराबर 4। इसको देखिए, 1 गुना 2 पर पावर 1, 1 गुना 2 पर पावर 1 बराबर 1 गुना 2 बराबर 2। इसको देखिए, 1 गुना 2 पर पावर 0, 1 गुना 2 पर पावर 0, 1 गुना 1 बराबर 1। अब इन सब को आपस में जोड़ दीजिए। इनको आपस में जोड़िए। 4 2 6 1 7। इनका योग देखिए। दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के साथ रखते हैं। 0.25। दशमलव बिंदु को यहाँ, दशमलव बिंदु के बाद अंतिम अंक के बाद कितने भी शून्य लगाने से उसका मान नहीं बदलता है। 5 7 दशमलव बिंदु 0। इसका योग आ गया 0.75। ये पूर्णांकीय भाग के लिए है, ये भिन्नांकीय भाग के लिए। दोनों का साथ में अगर योग देखते हैं हम लोग तो क्या आएगा? 7.75। ये हमारा 10 के आधार में। तो अगर हम लोग इसको देखें कि इसका दशमलव संख्या पद्धति में मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? अर्थात 111 बाइनरी बिंदु 11 आधार 2 बराबर हो जाएगा 7.75 आधार 10। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग ऑक्टल संख्या पद्धति और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति देखेंगे। लेकिन जैसे बाइनरी से दशमलव में बदलने के लिए हम लोगों ने प्रत्येक बीट के स्थानीय मान को आपस में जोड़ कर देखा और उससे हमें दशमलव संख्या पद्धति में जो भी संख्याएं आती है वो मिल गई। इसी तरह ऑक्टल संख्या पद्धति और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में भी सेम प्रोसेस है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।